वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि इस चैप्टर को हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि जब चैप्टर खत्म होगा तो आप इसके किसी भी क्वेश्चन का आंसर बड़े आराम से दे पाएंगे, क्योंकि हम एक एक कंसेप्ट के बेसिक पे जाके कंसेप्चुअल क्लियरिटी करेंगे ताकि हमें किसी भी क्वेश्चन के आंसर के लिए रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या गाइस आपको ऐसा नहीं लगता है कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से पहले हम ये चीज समझ लें कि वाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? अगर ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो क्या होगा? तो चलिए समझते हैं इस चीज को। इसको समझने से पहले हम ये इंसान का लाइफ साइकिल देख देते हैं। तो लाइफ साइकिल इंसान का स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? फिटस इन वॉर्म से, क्योंकि एक एम्ब्रियो से, और फिर बेबी, टॉडलर, प्री स्कॉलर, और ऐसे होते होते ओल्ड पर्सन, और फाइनली इसकी डेथ हो जाएगी। क्या अगर इस पूरे साइकिल में ये ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो क्या इसमें कुछ दिक्कत होगी, इसमें प्रॉब्लम होगी? तो आंसर है नहीं। अगर ये रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो भी इस इंडिविजुअल में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सर्वाइव कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ये फर्दर रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो इसकी जनरेशन जो है वो यहीं पे खत्म हो जाएगी। सोचिए, अगर टाइगर रिप्रोडक्शन नहीं करता तो क्या आज हम टाइगर देख सकते? नहीं देख सकते ना, क्योंकि वो खत्म हो जाता है। जैसे चीता एक्सटिंक्ट हो गया, क्योंकि कम नंबर में बचा था, और जो बचा था उसको रिप्रोड्यूस करने से पहले ही मार दिया जाता, और उस वजह से चीता जो था वो खत्म हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया। कोई स्पीसी एक्सटिंट होती है तो वो ऐसे ही होती है, क्योंकि उसकी रिप्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो पाती, या जिन स्पीसीज की रिप्रोडक्शन स्लो है, जेस्टेशन पीरियड ज़्यादा लेंथी है, वो स्पीसीज जो है जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। तो रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? फॉर द प्रोक्रिएशन ऑफ लाइफ। क्यों ज़रूरी है? प्रोक्रिएशन ऑफ लाइफ, ताकि आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकें, इसलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। देखिए, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो ग्रो करेगा और फाइनली डाई। अब न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना ही होगा ताकि वो लाइफ को, इस साइकिल को कंटिन्यू कर सके। चलिए अब जानते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ऑफ सेम स्पीशीज मीन्स कि अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना है। जैसे इंसान जैसा बच्चा प्रोड्यूस करेगा, हाथी जैसा बच्चा प्रोड्यूस करेगा, गाय जैसा बच्चा प्रोड्यूस करेगा। मीन्स के द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। अब तो आप आसानी से बता सकते हो कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन मीन्स एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करता है, उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वाई रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों था? तो उसका आंसर है इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। रिप्रोडक्शन क्या इंश्योर कर रही है? कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। रिप्रोडक्शन से एक स्पीसी की कंटिन्यूटी जो है वो इंश्योर हो रही है। अदरवाइज क्या होगा? वो स्पीसी, जैसे वो ऑर्गेनिज्म डेड होगा उसके बाद वो स्पीसी खत्म हो जाएगी। लेकिन रिप्रोडक्शन क्या कर रहा है? उस स्पीसी की कंटिन्यूटी को मेंटेन रख रहा है। चलिए अब जानते हैं कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितनी टाइप्स का होता है? रिप्रोडक्शन में क्या क्या टाइप्स होती हैं? तो देखिए, अगर हम देखें कि एक ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके से अपना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके बेसिस पे हम कुछ जनरली रिप्रोडक्शन को ऐसे डिवाइड कर पाएंगे। एक तो हो गया कि एक ऑर्गेनिज्म है वो खुद स्प्लिट होके आगे न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे अमीबा में क्या था कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो ही स्प्लिट हो रहा है और आगे दो डॉटर ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं। मीन्स कि इसमें पेरेंट्स की अपनी कोई पहचान नहीं रही, पेरेंट खुद ब्रेक हो गया और उसी के जैसे आगे दो ऑर्गेनिजम्स बन गए। तो इसमें क्या हो रहा है? पेरेंट खुद स्प्लिट हो रहा है, टूट रहा है। दूसरा एक तरीका है जिसमें क्या हो रहा है कि पेरेंट की बॉडी से एक छोटा सा न्यू ऑर्गेनिज्म जो है उसी के जैसा डेवलप हो रहा है। इसके पेरेंट के जैसा ही उसी की बॉडी से एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म निकल रहा है। तीसरा तरीका है जो उसमें कि एक एग से बेबी जो है वो हैच हो रहा है। एग है, उस एग में से एक बच्चा जो है, ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे बर्ड्स में है, रेप्टाइल्स में है,
और फोर्थ जो मेथड है उसमें क्या है कि हम जनरली देखते हैं कि मदर के वॉर्म से एक बेबी प्रोड्यूस होता है, पेट से बच्चा पैदा हो रहा है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स में होता है, हायर एनिमल्स में, मैमल्स में देखते हैं, हॉर्स है, हाथी है, गाय है, तो इनमें क्या होता है, भेड़ है, इनमें बच्चा पेट से पैदा हो रहा है। जनरली अगर हम बात करें तो ये तरीके हैं रिप्रोडक्शन के। लेकिन टेक्निकली अगर हम देखें तो रिप्रोडक्शन को दो मेथड्स में डिवाइड किया है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स सेल्स, अगर सेक्स सेल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उस प्रोसेस को कहेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अगर सेक्स सेल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो उसको कहेंगे हम एसेक्सुअल। चलिए अब डिटेल में जानते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, और फिर हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ने से पहले हम जानेंगे गैमीट्स, या जिनको हम कह रहे हैं सेक्स सेल्स, क्योंकि इसमें बार बार सेक्स सेल्स के टर्म यूज होगी। तो पहले जान लेते हैं सेक्स सेल्स होते क्या हैं। तो सेक्स सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो एक जेंडर को डिसाइड करते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म मेल सेक्स सेल्स प्रोड्यूस कर रहा है तो उस ऑर्गेनिज्म को हम मेल कहेंगे, और अगर वो फीमेल सेक्स सेल्स प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको हम फीमेल कहेंगे। लेकिन मेल सेक्स सेल्स कौन से होते हैं? मेल सेक्स सेल है स्पर्म। अगर कोई ऑर्गेनिज्म स्पर्म्स प्रोड्यूस कर रहा है दैट मीन्स वो ऑर्गेनिज्म क्या है? मेल है। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म ओवम या एग जिसको कहते हैं प्रोड्यूस कर रहा है तो वो ऑर्गेनिज्म क्या है? फीमेल है। ठीक, तो सेक्स सेल्स क्लियर हो गया। चलिए अब पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें सिंगल पेरेंट यूज होगा, सिंगल पेरेंट, और सेक्स सेल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। सिंगल पेरेंट होगा और सेक्स सेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। दैट मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये डेफिनेशन क्लियर होगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इट इज दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स। मीन्स कि एक सिंगल पेरेंट है और सेक्स सेल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है। इस टाइप की रिप्रोडक्शन को हम कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक पार्ट जो है पेरेंट की बॉडी का, एक पार्ट जो है वो पेरेंट से सेपरेट हो जाता है और फिर वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली क्या हो रहा है? सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व। चलिए देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फर्दर क्या क्या टाइप्स हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरीकों से हो सकता है? बाय फिशन हो सकता है, बाय बडिंग हो सकता है, बाय स्पोर फॉर्मेशन हो सकता है, बाय रीजनरेशन हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, या फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो सकता है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सब टाइप्स हैं। तो हम एक एक करके सारी सब टाइप्स को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं फिशन क्या होता है। तो फिशन मीन्स ब्रेक डाउन। फिशन का क्या मतलब होगा? ब्रेक डाउन। दैट मीन्स नाम से पता लग रहा है कि इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा होगा कि पेरेंट बॉडी का ब्रेक डाउन हो रहा होगा। ठीक, तो फिशन की फर्दर दो टाइप्स हैं, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन। तो ये भी नाम सजेस्ट कर रहा है कि बाइनरी मीन्स 2 एंड मल्टीपल मीन्स मोर देन वन। तो बाइनरी फिशन एक ऐसा टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो है डिवाइड कर रहा है 2 न्यू ऑर्गेनिजम्स में। और बाइनरी फिशन किस में होता है? अमीबा में। अब इसमें देख रहे हैं हम कि ये पेरेंट बॉडी है, ये धीरे धीरे इलांगेट हो रही है। पहले तो बॉडी इलांगेट हो रही है, साइटोप्लाज्म उसके साथ इलांगेट हो रहा है, और फिर साथ में हम देख रहे हैं कि इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी इलांगेट हो रहा है। और फर्दर स्टेजेस में न्यूक्लियस पहले डिवाइड कर रहा है, 2 न्यूक्लियस बन रहे हैं, और फिर साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स बन गए, 2 न्यू इंडिविजुअल्स बन गए। तो इस प्रोसेस को कहते हैं बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड करके 2 न्यू ऑर्गेनिजम्स बना देता है। तो चलिए अब जानते हैं मल्टीपल फिशन क्या है। मल्टीपल फिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड तो करता है लेकिन वो 2 नहीं मल्टीपल न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है, काफ़ी सारे न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो समझने वाली बात इसमें ये है कि इसमें ये एक साथ इतने सारे ऑर्गेनिजम्स
कैसे बनते हैं। देखिए होता क्या है कि अनफेवरेबल कंडीशंस में, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होते हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या होगा, जो पेरेंट बॉडी है उसके बाहर से एक कवरिंग बन जाती है जिसको कहते हैं सिस्ट। क्या कहते हैं? सिस्ट। अब सिस्ट एक ऐसी हार्ड कवरिंग होती है जो इस सेल को प्रोटेक्ट कर रही होती है, लेकिन इस सेल के अंदर जो है डिवीजन का प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहता है और एक से ज़्यादा न्यूक्लियस बन जाते हैं। और फिर क्या होता है कि हर एक न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एक साइटोप्लाज्म मास बनता है और फाइनली सिस्ट वॉल जो है वो ब्रेक करती है और ये सारे के सारे सेल्स जो है बाहर रिलीज हो जाते हैं और हर एक सेल आगे जाके एक न्यू इंडिविजुअल बनाता है। ये प्रोसेस पाया जाता है प्लाज्मोडियम में। जो मलेरिया काजिंग ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम, उसमें कौन सी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होती है? मल्टीपल फिशन। जी स्टूडेंट्स, आपका एक कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि फिशन क्या होता है, फिशन की कितनी टाइप्स होती हैं और फिशन कौन सा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। मल्टीपल फिशन किस में होता है और बाइनरी फिशन किस में होता है, विद एग्जांपल्स आपका ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर। नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो है बडिंग। तो बडिंग की स्पेलिंग में आप फर्स्ट 3 लेटर्स का एक वर्ड देख रहे हैं, बड। बड मीन्स एक छोटी सी आउट ग्रोथ। तो बडिंग एक ऐसा प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें पेरेंट बॉडी पे एक छोटा सा बड अराइज होता है और वो फिर बड फर्दर ग्रोथ करता रहता है और जब तक वो कंप्लीट इंडिविजुअल नहीं बन जाता तब तक वो बॉडी के साथ अटैच रहता है और जैसे वो एक कंप्लीट इंडिविजुअल बनता है तो पेरेंट बॉडी से सेपरेट होकर एक न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। अब बडिंग और फिशन में डिफरेंस ये था कि फिशन में पेरेंट बॉडी डिवाइड होके 2 न्यू इंडिविजुअल्स बन रहे थे और पेरेंट बॉडी अपनी आइडेंटिटी कोई नहीं रह रही थी, उसमें 2 न्यू इंडिविजुअल्स बन रहे थे। लेकिन बडिंग में पेरेंट बॉडी की वैसी रहती है और उससे एक न्यू इंडिविजुअल्स अराइज हो रहा है। तो ये डिफरेंस है बडिंग में और फिशन में। बडिंग की एग्जांपल देखें तो हाइड्रा और ईस्ट, हाइड्रा एंड ईस्ट सेल्स में क्या होता है? बडिंग होती है। जैसे ईस्ट सेल है, इसमें ये आप ईस्ट सेल देख रहे हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस है। तो जैसे ही यहाँ पे छोटा सा एक बर्ड बन रहा है उससे पहले उसके साथ में ही न्यूक्लियस का डिवीजन का प्रोसेस भी स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि कोई भी सेल तभी सर्वाइव करेगा जब उसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा। बिना न्यूक्लियस के कोई सेल जो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो अगर ये बर्ड बन रहा है और ये इस टाइम पे डिटैच हो जाएगा तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसको सर्वाइव करने के लिए क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी? न्यूक्लियस की। यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हुआ, एक न्यूक्लियस पेरेंट सेल में ही है और दूसरा न्यूक्लियस यहाँ से माइग्रेट कर गया है डॉटर सेल में। इस तरीके से एक न्यू इंडिविजुअल बन रहा है पेरेंट सेल से। यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक फोटो है बडिंग इन ईस्ट की। तो बडिंग पूरा कंसेप्ट क्लियर। अब बात करेंगे स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन भी एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। कौन सी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्यों? क्योंकि स्पोर फॉर्मेशन में भी सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें एक स्पोरेंजियम बन जाता है और फिर स्पोरेंजियम ब्रस्ट करेगा तो इसके अंदर जितने भी स्पोर्स होंगे वो रिलीज हो जाएंगे एयर में। और जब ये स्पोर्स हवा में उड़ते हुए किसी सूटेबल चीज़ पे लैंड करेंगे जहाँ पे इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी तो वहाँ पे जाके जर्मिनेट करेंगे और न्यू प्लांट को प्रोड्यूस कर देंगे। आपने देखा होगा कि ब्रेड अगर कहीं पे ज़्यादा दिन तक हम ब्रेड को खुला छोड़ देते हैं और मॉइस्चर रहेगा तो उसमें क्या होगा, एक वाइट कलर का फंगस ग्रोथ कर देता है। ऐसे ही स्पोर फॉर्मेशन जो है वो फर्न्स और मॉसिस में भी देखा जाता है। जैसे पेंसिलिन है तो पेंसिलिन में भी क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन होते हैं। रीजनरेशन क्या होता है? री मीन दोबारा, जनरेशन मीन जनरेट होना, पैदा होना। तो रीजनरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक छोटे से पार्ट ऑफ बॉडी से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है, जनरेट हो जाता है। मीन्स कि एक छोटा पार्ट होगा बॉडी का और उससे एक कंप्लीट इंडिविजुअल जो है वो अराइज हो जाएगा। ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड रीजनरेशन। और रीजनरेशन प्लेन एरिया बेस्ट एग्जांपल है रीजनरेशन की। प्लेन एरिया के आप जितने पार्ट्स में इसको कट करोगे उतने इंडिविजुअल्स जनरेट हो जाएंगे। लेकिन क्या रीजनरेशन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पॉसिबल है? इंसान की अगर एक उंगली कट जाए और उस उंगली से क्या पूरा ऑर्गेनिज्म बन सकता है? वो आंसर है नहीं, बिग नो। क्यों? सिंपल ऑर्गेनिज्म में एक सेल जो है वो
कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सिंपल है, सारे जो फंक्शंस हैं वो सिंपल हैं। लेकिन कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में क्या है कि इसमें एक ऑर्गन सिस्टम ग्रेडिंग है। इसमें हर एक ऑर्गन का डिफरेंट फंक्शन है। तो हर एक सेल जो है वो उसका फेट जो है वो एम्ब्रियो में डिसाइड हो जाता है कि कौन सा सेल जो है वो कौन सा ऑर्गन बनाएगा। इसमें हर एक ऑर्गन के लिए पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, इसलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रीजनरेशन जो है पॉसिबल। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? तो फ्रेगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी जो है वो ब्रेकअप कर देती है 2 और मोर देन 2 पीसेज में। फ्रेगमेंटेशन में क्या है? फ्रेगमेंटेशन मीन्स फ्रेगमेंट्स। तो इसमें बॉडी क्या कर रही है? छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में स्प्लिट कर देती है। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो फुली ग्रो कर देता है, जब उसकी पूरी ग्रोथ होती है तो उसके बाद क्या होता है, वो छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट कर देता है बॉडी को, और वही पार्ट्स जो है आगे फिर कंप्लीट इंडिविजुअल में ग्रो कर देते हैं। फ्रेगमेंटेशन की एग्जांपल देखें तो स्पाइरोगायरा एंड सी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक ऐसा प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें न्यू प्लांट जो है वो पेरेंट के कुछ पार्ट्स से ओरिजिनेट हो जाता है। ये पेरेंट बॉडी पे कुछ पार्ट्स होंगे, जैसे मान लो स्टेम है या रूट है या लीफ है, वो आगे आप एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा। जैसे अगर हम पोटैटो में देखें तो पोटैटो में क्या, ये बर्ड्स हैं छोटे छोटे जिनको जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स कह रहे हैं। ये बर्ड्स जो हैं ये एक कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर देंगे। जैसे जिंजर में है तो इसमें भी हम यहाँ पे देख रहे हैं ये बर्ड्स हैं, तो ये बर्ड्स जो है ये क्या कर रहे हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे ब्रायोफाइलम में ये लीफ पे छोटे छोटे बर्ड्स हैं, इन बर्ड्स से जो है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो है प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन क्या होता है? आर्टिफिशियल मीन्स कि ये एक इस टाइप की रिप्रोडक्शन है जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ये एक आर्टिफिशियल मेथड है, नेचुरली नहीं हो रहा है। इसमें हम खुद उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। इसकी टाइप्स रहती हैं, जैसे कटिंग है, लेयरिंग है और ग्राफ्टिंग है। कटिंग में क्या हो रहा है? कटिंग में हम एक प्लांट के कुछ पार्ट्स को कट करते हैं और उसको फिर गमले में लगा दिया। जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल है रोज़। हम रोज़ को क्या करते हैं, रोज़ का हम उसका स्टेम को कट करते हैं और उसको लेके हम फिर मिट्टी में लगा देते हैं और उससे हमें पूरा एक न्यू प्लांट जनरेट हो जाता है। लेयरिंग में क्या होता है कि हम, जैसे ये लेयरिंग है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक स्टेम को डिफरेंट पॉइंट्स पे हम मिट्टी में दबा रहे हैं, और जहाँ जहाँ पे वो मिट्टी में था वहाँ से एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहा है। ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं? ग्राफ्टिंग में हम एक प्लांट के ऊपर दूसरा प्लांट जो है वो ग्राफ्ट कर देते हैं। जैसे ये स्टॉक है और उसके ऊपर जो न्यू प्लांट हमने ग्राफ्ट किया उसको कहते हैं स्काइन। तो हम एक स्टॉक में एक कट लगाते हैं, उसमें स्काइन को ग्राफ्ट करके फिर उसमें मिट्टी और जो भी एसेंशियल पानी और मिनरल्स वगैरह जो चाहिए होते हैं वो लगा के, गोबर वगैरह लगा के और बाहर से कपड़े से बांध के उसको बांध देते हैं। और इसी में उसके बाद में क्या होगा, यहाँ से रूट्स इसमें जो होंगी प्रोड्यूस होंगी और ये इसके ऊपर एक नया प्लांट बन जाएगा। तो ये टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो है इसको कहते हैं आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। जानते हैं हम टिश्यू कल्चर के बारे में। टिश्यू कल्चर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है टिश्यू कल्चर की आज के टाइम में। तो टिश्यू कल्चर होता क्या है? प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रोइंग टिप्स ऑफ अ प्लांट इन अ सूटेबल ग्रोथ मीडियम इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर क्या है? हम क्या कर रहे हैं, मान लो कि हम कोई स्टेम या कोई रूट या कोई ऐसा पार्ट, उसकी हम ग्रोइंग टिप्स से कुछ टिश्यूज़ को रिमूव कर रहे हैं, जैसे हम इस लीफ के कुछ टिश्यूज़ को रिमूव करते हैं और इन टिश्यूज़ को फिर हम एक कल्चर सोल्यूशन में रख देते हैं। मीन्स कि एक ऐसा सोल्यूशन बनाया होता है जिसमें जो भी ग्रोथ के लिए इसको जिन चीज़ों की भी रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें इसमें रखी होती हैं। फिर क्या होता है कि ये जो टिश्यू है ये डिवाइड करेगा और एक कैलस बना देगा। फिर क्या करते हैं, हम इस कैलस को हम सेपरेट करते हैं, उसमें से जो सेल्स हैं उनको सेपरेट करेंगे और फर्दर उन सेल्स को हम एक मीडियम में ग्रोथ करेंगे और इससे हमें क्या होगा,
काफ़ी सारे प्लांट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। हम टिश्यू कल्चर में क्या, अगर हम छोटा सा एक टिश्यू लेके, थोड़ा सा एक सैंपल लेके और उसको हम ग्रोथ करके हज़ारों लाखों प्लांटलेट्स ग्रो कर सकते हैं। तो इसलिए टिश्यू कल्चर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मेल एंड फीमेल। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यही मेरे हार्डवर्क का पेमेंट है। जो मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ उसका पेमेंट यही है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।